नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक एलेक्सी भवन में हुई है। इसमें सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत करती नजर आई। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों में गोपन विभाग में एसीएस पद स्थापना का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लखनऊ में रामाबाई स्थल पर हेलीपैड स्थल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। साथ ही पुखराया बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण किए जाने को लेकर के भी प्रस्ताव पास हो चुका है। दरअसल योगी सरकार 2.0 सत्ता में वापसी के बाद अब अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उसी दिशा में ये पहला कदम माना जा रहा है। योगी सरकार का इरादा है कि रोजगार, किसान और महिलाओं समेत अन्य सभी क्षेत्रों से सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया जा सके। और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। लैब टेक्नीशियन के 25% पद प्रमोशन हो रहे हैं। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया। प्रमोशन किसका होगा? जो उसके नीचे का जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफी समय से मुकदमेबाजी हो गई। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी विभागों पर नजर बनाए हुए हैं और लोक भवन सभी विभागों की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आज शाम को 5 बजे सीएम योगी के सामने फिर से अतिरिक्त विभागों का प्रेजेंटेशन रखा जाएगा, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष समेत कुल 5 विभाग शामिल किए जाएंगे। इस दौरान सभी विभाग अपने 100 दिनों का एजेंडा बताएंगे, 6 महीने की कार्य योजना का लक्ष्य साझा करेंगे। इसका मकसद विभागीय योजनाओं का रोडमैप और उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज को जानना है। मुख्य सचिव विभागों का प्रेजेंटेशन सीएम योगी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इस बीच संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। पिछले 5 सालों की उपलब्धियां और आगे के कार्य योजना बताने को कहा गया है। इसके बाद जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ जिले का दौरा भी तेज करने वाले हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अनूप, लगातार जो प्रेजेंटेशंस हैं वो देख रहे हैं सीएम योगी, और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिलों का भी दौरा करेंगे। और देखिए, लगातार विभागों प्रेजेंटेशन जारी है। पूजा, दोपहर में 12 बजे 4 विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें झांसी की बात करें, बरेली की बात करें, प्रयागराज या गोरखपुर समेत कई जो जिलों में मेट्रो की बात कही गई थी, तमाम रोड मैप बताए गए थे पूरे 100 दिन के। अभी जो 5 बजे प्रेजेंटेशन होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि इस विभाग में बहुत कुछ जरूरत है, क्योंकि कोरोना लगातार चल रहा है और अभी कोरोना डराने भी लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना मजबूत है, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग को और आवश्यकताएं अपडेट करने की आवश्यकता है, 100 दिन में क्या कुछ प्लानिंग है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास पूरा विभाग है, चाहे चिकित्सा से स्वास्थ्य सब मिलाकर के। अभी कुछ अस्पतालों को दौरा भी किया था, पूरा हकीकत भी जानी थी। बाराबंकी अभी कल पहुंच गए थे, औचक निरीक्षण के तमाम खामियां मिली थी। लखनऊ के सिविल अस्पताल भी दौरा किया है, और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी जाके व्यवस्थाएं देखी हैं ब्रजेश पाठक ने। क्या हालात है उनको जानकारी है, और क्या कुछ करने की जरूरत है वो भी समझ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे होंगे इस विभाग में क्या जरूरत है, आयुष विभाग में कितना अपडेट करने की जरूरत है, कैसे वो आगे बढ़ाया जा सके, जो कि लगातार सरकार कोशिश कर रही, लेकिन बहुत कुछ आयुष विभाग जो उम्मीदें हैं
वो नहीं कर पा रहा है। एलोपैथ में कितनी जो अस्पतालों में दवाओं का टूटा हो जाता है, या फिर कोरोना काल जैसी जब विषम परिस्थिति आ जाती है तो तमाम चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति होती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ 100 दिन का प्लान बनाया है, ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, मुख्यमंत्री अपना क्या कुछ उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लगातार विभागों को परामर्श भी देते हैं मुख्यमंत्री और धरातल पर देखते भी हैं। तो ऐसे में आज एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक के बाद क्या कुछ रोड मैप पे तैयार होगा, क्या यूनिवर्सिटियों में कुछ अपडेट किया जाएगा पढ़ाई को लेकर के, जो अभी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं एनसीआर इलाके में, वहां से किस तरीके से उस पे पकड़ जमानी है ताकि उत्तर प्रदेश में ना फैलने पावे। तमाम चीजों पर अभी थोड़ी देर में 5 बजे बैठक होने वाली। पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आज से करीबन 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवारों के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। इन परिवारों को योगी सरकार की तरफ से 2 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 200 मीटर का आवासीय पट्टे के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। इन परिवारों को शासन की अन्य सभी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा है। 1970 में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। आज सीएम योगी ने 63 ऐसे परिवार हैं जिनको आवास आवंटित किया है। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास, जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाए। एक तरफ कैबिनेट मीटिंग का प्रस्ताव पास हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयानों को लेकर रस्सेकसी भी जारी है। इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी जब स्वयं कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह, वो आलोचना पर एफआईआर कराने वाले और बुलडोजरों से बचकर रहें। उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी हैं। यही नहीं, इसके अलावा अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। यूपी सरकार ने यह कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिहाज से उठाया है। सीएम दफ्तर की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एसएचओ, सीओ और जिला पुलिस प्रमुखों से लेकर जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। जो लोग छुट्टी पर हैं
वो सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। सीएम योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए यह आदेश पारित किया। आगरा जिला जेल सहित आगरा के आसपास के जनपदों की जेलों से पैरोल पर छूटे लगभग 90 बंदी जेल में वापस नहीं लौटे हैं। ये सभी लापता हो गए, उनका सुराग भी नहीं लग पा रहा है। जनपदों के जेल अधीक्षकों ने इस संबंध में एसएसपी को पत्र लिखकर बंदियों को दाखिल कराने को कहा है। कोरोना काल में जिला जेल से बंदियों को पैरोल मिली थी। रिहा होने के बाद बंदी घर चले गए। इसमें 7 साल से कम सजा और आजीवन कारावास के बंदी शामिल हैं। आपको बता दें, पैरोल अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन अब आगरा सेंट्रल जेल, आगरा जिला जेल, मथुरा जेल, फिरोजाबाद जेल के लगभग 90 बंदी जेल में वापस नहीं आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मार्च 2020 में शासन ने 7 साल और उससे कम सजा वाले बंदियों को पेरोल पर छोड़ने का फैसला किया था। इसके तहत अप्रैल 2020 और 21 में आगरा की सेंट्रल जेल और जिला जेल सहित आसपास के जनपदों की सैकड़ों बंदियों को 2 बार में पैरोल पर रिहा किया गया था। प्रभारी डीआईजी जेल वीके सिंह ने बताया कि पैरोल अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे बंदी हैं जो वापस लौटे ही नहीं, लेकिन उनकी तलाश भी की जा रही है। संबंधित जिले के एसएसपी को पत्र लिखा गया है और पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेगी और वापस वो जेल पहुंचा दिए जाएंगे। समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि चूंकि जेलों में बंदियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको डीकंजेस्ट करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए एक निर्देश दिया गया कि ऐसे बंदी जिनको छोड़ने से समाज में अशांति होने की संभावना नहीं है या छोड़े जाने से किस प्रकार की दिक्कतें नहीं है, उनको जो है एक निर्धारित अवधि के लिए छोड़े जाने के निर्देश दिए गए। जिसके अनुक्रम में यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है और हाई पावर कमेटी ने जो संस्तुतियाँ की उसके आधार पर एक आदेश शासन द्वारा जारी किया गया। उसी अनुक्रम में सभी कारागारों में जो पात्रता की श्रेणी में आते थे उन बंदियों को कारागारों से रिहा किया गया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे समझना चाहेंगे, क्या इन तमाम पेरोल पर छोड़े गए कैदियों के लिए किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्योंकि तमाम ऐसे कैदी हैं जो अभी तक वापस ही नहीं लौटे हैं। पूजा, बता दें कि 2020-21 के अंदर कोविड-19 का संक्रमण अपने चरम पर था और आगरा में तो हालात बहुत बेकाबू थे। जनता टीवी ने लगातार उसको दुनिया के सामने रखा भी। उसी दरमियान सेंट्रल जेल, जिला कारागार आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में बंदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। संक्रमण लगातार फैल रहा था। इसीलिए शासन ने निर्देशित किया कि जो 60 से अधिक उम्र के लोग हैं और जिनका वो 7 साल या उनको 7 साल से अधिक का कारावास दिया गया, सजा सुनाई गई है, उनको पैरोल पर रिहा किया जाए। और 2 बार में इन लोगों को रिहा किया गया, लेकिन दोनों बार 90 से अधिक लोग वापस जेलों में नहीं पहुंचे। और इसके लिए 2021 के अंदर भी समाचार पत्रों और तमाम राष्ट्रीय चैनलों और छोटे समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया था और निर्देशित किया गया था, अगर जहां भी वो बंदी हो, कैदी हो, वो अपने जिला मुख्यालय कारागार में पहुंचे, प्रशासन को अवगत कराएं या थाने पर अवगत कराएं। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक 90 के आसपास जो बंदी हैं वो नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन बंदियों का पैरोल खत्म हो रहा था, उससे कुछ नहीं ये लोग अपने घर से लापता हो गए। इस समय ना उनके परिवार को उनकी जानकारी है, ना स्थानीय थाने को पता है, ना जिला प्रशासन को पता है, ना इनके एसएसपी को पता है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि ये कहाँ लापता हो गए, इनकी कोई खबर आगरा प्रशासन और जिला जेल प्रशासन ने नहीं दी है। अब 90 जो कैदी लापता हुए हैं, इतने लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं जब लगातार नहीं पहुंचे, तो जिला कारागार सजग हुआ, जागा और हालात अब ये हो गए हैं कि लगातार ये गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। इनको जमीन खा गई या आसमान खा गया, ये तो ईश्वर ही जानता है या जिला कारागार जानता है। लेकिन जितने भी ये कैदी हैं, जहां से जिस जिले से संबंध रखते हैं, उन सभी के कप्तानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो हर हाल में इन कैदियों को वापस
उनके जिला कारागार या केंद्रीय कारागार आगरा में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रदीप अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद पैदा हो रहे पेयजल संकट को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैंकरों के जरिए उन जगहों में पेयजल उपलब्ध कराया जाए जहां पेयजल उपलब्धता कम हो रही है। कमिश्नर के मुताबिक हल्द्वानी की अधिकतर पेयजल सप्लाई नलकूप आधारित हो गई है, जिसको देखते हुए जमरानी बांध प्रोजेक्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हद तक जो वाटर सप्लाई है हल्द्वानी की वो ट्यूबवेल्स पे आधारित हो गई है। लॉन्ग टर्म के लिए एक जमरानी का जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें ROR पॉलिसी पे हमने अपना एक जो यहाँ से रिपोर्ट थी वो भी गवर्नमेंट को भेजी है, वो भी विचाराधीन है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी कुछ स्कीम्स चल रही हैं जिसमें कि हमें अतिरिक्त पानी के स्रोत देखे जाने हैं। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें ऐसे किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता है जो कि सस्टेनेबल हो और ज़्यादा पानी सप्लाई हो, तो उस ओर हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले दिनों उठा तूफान शांत होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से कांग्रेस में 3 बड़े कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित हुए, जहां अलग अलग विधायक मौजूद रहे, लेकिन एक साथ एक मंच पर सभी 19 विधायक नजर नहीं आए। वहीं विधायकों की नाराजगी को लेकर अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी विधायक नाराज नहीं है, केवल क्षेत्रों में व्यस्त होने के चलते शामिल नहीं हो सके हैं। दूसरी तरफ बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का कहना है कि कोई व्यक्तिगत नाराजगी उनकी हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मैं पहले भी कह रहा था खाली कयास लगाए जा रहे हैं, आज भी कह रहा हूँ। आज प्रीतम सिंह जी जैसे ही चक्राते से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। विक्रम भाई जैसे ही उनके घर की शादी निपटी वो आ गए। भंडारी जी के घर में बहुत बड़ी एक दिक्कत है जिसको मैं माइक पे नहीं कहना चाहता, उसके बावजूद वो बेचारे आज आए हैं कि संदेश गलत जा रहा है। तो सब कुछ ठीक है, सामान्य है, कोई चिंता की विषय। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए सद्भाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में सभी धर्मों से जुड़े लोगों के साथ बैठकर कांग्रेसी नेताओं ने रघुपति राघव राजा राम का पाठ किया, जहां पर कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने का भी काम किया है। सद्भावना सभा कार्यक्रम में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य समेत तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सभी से एक साथ मिलजुल कर रहने की अपील करी है। ये सद्भाव जो हमने आज ये धरना वो रखा था, जो हम बैठे थे, उसमें भजन था और हम लोग इसलिए कर रहे थे कि लोगों को पुरानी याद दिला सके उनके स्कूल टाइम की, जब हमारे शिक्षक हमको बहुत सोची समझी रणनीति के तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई सिखाते थे, आपको भी और मुझे भी। उसके पीछे रीज़न ये था कि हमारे देश में एकता रहे, धार्मिक भावनाओं की वजह से हम लड़े नहीं, और कोई धर्म ऐसा नहीं है इस विश्व में जो शांति की बात नहीं करता। हाँ करते हैं, और वो तभी संभव है जब हम सब लोग मिलजुल करके भाईचारे की बात की भावना से रहें। टाडा जलालपुर में जो कुछ हुआ उसको भूल करके हमको अपने पुराने सद्भाव को फिर से कायम रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। सरकार को चाहिए वो आगे बढ़ करके इसमें सहयोग करे, और मैं प्रदेश कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि सबकी भावनाओं को समझ करके उन्होंने कल जहां महामहिम को ज्ञापन दिया कि राज्य के अंदर शांति बनी रहे और उसके लिए प्रशासन निष्पक्ष भाव से काम करे, वहाँ पर जो है आज जनता जनार्दन और जो यहाँ के लोगों की भावना थी कि सद्भाव रहे, शांति रहे, सौहार्द रहे, उसके लिए यहाँ पर गांधी जी के सामने भजन कीर्तन और सर्वधर्म समभाव प्रार्थना आयोजित की। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।